दोस्तों आज 10th क्लास के लिए प्रकाश के अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर हम बात करने वाले हैं कि जब कभी भी प्रकाश चल रही हो और प्रकाश के रास्ते में माध्यम बदलता हो का अर्थ ये हुआ कि रेयर माध्यम से मतलब पतले माध्यम विरल माध्यम से घने माध्यम में जा रही हो प्रकाश की किरण या घने माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो या विरल से घने में, तो प्रकाश के रास्ते में जैसे ही माध्यम बदलता है, जहाँ पर बाउंड्री होती है वहीं पर वहाँ से जब प्रवेश करती है दूसरे माध्यम में लाइट, तो उसके रास्ते में बदलाव हो जाता है, डेविएशन हो जाता है। और फिर अगर माध्यम फिर बदला उसके बाद तो अगर अगेन डेविएशन होगा, और ये डिपेंड करता है कि किस माध्यम से किस माध्यम में रे ऑफ लाइट जा रही है। लेकिन प्रकाश के रास्ते में जब माध्यम बदलते हैं और तब प्रकाश के रास्ते में डेविएशन होने की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन या वर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। Finally, we can explain the same thing in other way, that whenever light has to pass through different media, there is a deviation in the final path, in the original path of the light. This deviation, this phenomenon of turning of light is said to be a refraction of light. तो हमने देखा, इसमें देखा गया है, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है कि अगर विरल माध्यम से घने माध्यम में लाइट जाती है तो जो आपतन बिंदु होता है उस पर डाले गए लंब की दिशा की ओर मुड़ जाती है विरल माध्यम से घने माध्यम में जाते हुए। लेकिन दूसरी ओर यदि घने माध्यम से विरल माध्यम में जाती है रे ऑफ लाइट, तो जो आपतन का बिंदु होता है उस पर डाले गए लंब से प्रकाश की किरण दूर हो जाती है। तो हमने इसी घटना को, प्रकाश के मुड़ने की इस घटना को हम लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा है। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब भी होता है तो दो तरह के रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दो नियम हैं। दोनों में पहला नियम हम यूं ही डिस्कस कर सकते हैं कि जो किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है उसको आपतित किरण कहते हैं, और दूसरे माध्यम में जिस किरण के रास्ते में टर्न होता है उसको अपवर्तित किरण कहते हैं। और जहाँ पर बाउंड्री होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किरण जाती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तो तीन बातें हो गई, आपतित किरण, वर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इसको हम एक फिगर से ऐसे समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ से माध्यम बदल गया है ये, और इससे पहले वाला माध्यम अलग है, और यूँ मान लेते हैं कि ये घना माध्यम है, इधर विरल माध्यम है। इसको हम अगर विरल मान लें, पतला माध्यम, ये घना माध्यम मान लें, और कुछ क्षण के लिए हम मान लेते हैं कि एक किरण ऐसे आ रही है, इसकी दिशा को एरो साइन से दिखाते हैं, तो निश्चित रूप से ये पॉइंट आपतन बिंदु हो गया और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। अगर माध्यम ये नहीं बदलता तो निश्चित रूप से किरण ऐसे निकल जाती, लेकिन चूँकि विरल से घने माध्यम में रे ऑफ लाइट का जाना हो रहा है, तो हम जानते हैं कि ये किस तरफ मुड़ेगी, तो लंब की ओर मुड़ जाएगी। तो यहाँ पर ये जो कोण बना है यही अपवर्तन का कोण बना है, और ये कोण आई है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो दूसरा नियम प्रकाश का ये है कि ये रेशियो, कौन सा रेशियो, तो साइन आई, आपतन कोण का साइन और साइन आर, ये दोनों रेशियो फिक्स्ड होता है, ये बदलता नहीं है, ये नियतांक होता है। और इसी को मान लीजिए कि एयर से ग्लास में या वाटर में गई है, तो हम ऐसे लिख लेते हैं एयर न्यू ग्लास। ये जो रेशियो होता है, ये जो अनुपात होता है साइन आई टू साइन आर, ये नियतांक होता है, फिक्स्ड होता है किसी पार्टिकुलर कलर ऑफ रे ऑफ लाइट के लिए। तो इसी फिक्स्ड क्वांटिटी को दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो फाइनली इसको ऐसे कहते हैं कि एयर की तुलना में ग्लास या यहाँ पर जो दूसरा मीडियम था उसका अपवर्तनांक है ये। तो ये दूसरा नियम हो गया। तो रिफ्रैक्शन, जहाँ कहीं भी रिफ्रैक्शन की घटना होती है, रिफ्रैक्शन के लिए दो लॉ होते हैं जिसको हमने डिस्कस किया, और बात क्लियर हो गई कि यदि रे ऑफ लाइट का जाना हो और माध्यम बदल रहा हो तो रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन कई बार अगर हो तो उसको ट्रांसमिशन भी कहते हैं। और इस रिफ्रैक्शन के हमारे जनरल लाइफ में ढेर सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं, जो अक्सर और बेशर हम लोग इस पर चर्चा अभी करेंगे इसके बाद वाले। तो इस वीडियो में प्यारे व्यूअर्स
स्टूडेंट्स, जो भी व्यूअर्स हैं जो समझना चाह रहे हैं रिफ्रैक्शन को, आपके लिए एक खास हिदायत ये है कि इस वीडियो में हम बहुत ढेर सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देने वाले हैं। जैसे हम पढ़ेंगे लेंस पढ़ेंगे, और लेंस में भी अवतल और उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस, और उनमें डिफरेंट पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट्स को रख करके प्रतिबिंब बनाएंगे। फिर हम उस लेंस का पावर के लिए भी एक रिलेशन ड्राइव करेंगे, और लेंस का एक फार्मूला भी ड्राइव करेंगे, और सब पर एक न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। तो इस वीडियो में बहुत सी चीज़ें खास आने वाली हैं, और इसलिए हम आप सबको राय देंगे कि आप बने रहें वीडियो को। अगर जानकारी लेना चाहते हैं, अगर स्किप करेंगे तो ये जानकारियाँ नहीं मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेंस की। तो लेंस क्या होता है, और उसके बाद और जनरल लाइफ में जो घटनाएं होती हैं रिफ्रैक्शन बेस्ड, उनकी भी बात की जाएगी। फिलहाल एक टर्म कि लेंस क्या है, तो हमने मिरर को समझाते हुए ये बात कर लिया था कि कोई भी मिरर किसी गोले का एक पार्ट होता है, उसी तरह से लेंस भी दो गोलों का एक पार्ट होता है। अगर हम एक ऐसे गोला ले लें और दूसरा गोला ऐसे ले लें, तो ये जो मध्य भाग में ये जो फिगर बना, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, और ये का एक ऐसा शेप है जो ग्लास का होगा, और इसका ये भाग उभरा हुआ है, इधर भाग भी उभरा हुआ है। तो इसके मध्य बिंदु को ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाश केंद्र कहते हैं, और इस लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। ये दो गोले का कन्वेक्स लेंस, इसको कन्वेक्स लेंस कहते हैं। और कन्वेक्स लेंस या अवतल लेंस जिसको अभी हम बनाएंगे, ये दोनों दो गोले का एक भाग हो गया। तो चूंकि ये दो गोले हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, उसी तरह से इस लेंस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। एक को हम C1 लेंगे, दूसरे को C2 लेंगे, और मुख्य अक्ष भी आएगा, और उसके बाद फोकल लेंथ भी आएगा, प्रकाश केंद्र तो आ ही गया। और उसके बाद और हम देखेंगे किस परिस्थिति में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु को कहाँ रखेंगे। तो और अगर हम दूसरे लेंस की बात करें तो दूसरा लेंस ऐसे होता है जिसमें इसको ये एक भाग हो गया गोले का, और ये दूसरा भाग हो गया गोले का। यहाँ भी दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, लेकिन इसको अवतल लेंस कहते हैं। ये अवतल लेंस है या कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव। अब हम फिगर बना लेते हैं, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र किसको कहेंगे। तो आइए, किसी भी लेंस के लिए जिन दो गोलों का लेंस एक भाग होता है, उन दोनों गोलों के वक्रता केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। और दूसरा पॉइंट है प्रकाश केंद्र। हमने दर्पण के केस में इसको ध्रुव कहा था, मतलब किसी भी लेंस का जो मध्य बिंदु है, बीच में ये लेंगे, ये यहाँ पर मध्य बिंदु हो सकता है, इसको ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाश केंद्र कहते हैं। तो अगर हम कोई लेंस ले लेते हैं, मान लीजिए कि हमने एक ऐसे लेंस ले लिया। हम लेंस को अभी बोर्ड पर दर्शाते हैं, और हम उत्तल लेंस ही ले लेते हैं। तो इसका प्रकाश केंद्र होगा, और इधर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 होगा, एक इधर भी होगा C2 होगा, दो सेंटर्स ऑफ कर्वेचर होंगे। और मान लेते हैं दिमाग में कि एक रेखा, काल्पनिक रेखा को, जो इन दोनों बिंदुओं से और प्रकाश केंद्र से होकर जाती है, इस रेखा को, इस काल्पनिक रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, या मेन एक्सिस कहते हैं। इसी अक्ष पर कहीं भी अगर ऑब्जेक्ट को रख दे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी उस पर अभी बात करने वाले हैं। फिलहाल हम देखते हैं कि जो किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो देखा ये गया कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण जो आती है रिफ्रैक्शन या अपवर्तन के बाद, वो एक ऐसे बिंदु से होकर के जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। तो अगर लेंस उत्तल है तो वहाँ से जाती है, जैसे ये बिंदु यहाँ से जा रही है, इस बिंदु का कैरेक्टर देखा गया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब वक्रता केंद्र और प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी का मध्य बिंदु होता है। का अर्थ ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये दोनों दूरियां बराबर होती हैं, तो इसको f कहते हैं या फोकल लेंथ कहते हैं। तो यहाँ भी एक रिलेशन ऐसे आ गया कि f प्लस f बराबर 2f, जो r के बराबर है, मतलब वक्रता त्रिज्या।
तो फोकल लेंथ का दोगुना वक्रता त्रिज्या के बराबर है, या फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा फोकल लेंथ के बराबर होता है। तो अभी हमने सिर्फ ये देखा कि एक नया टर्म आया फोकस, कि उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण अपवर्तन के बाद एक फोकस से होकर जाती है। अगर लेंस अवतल हो, लेंस को ऐसे मान लेते हैं हम, तो मुख्य अक्ष को यूं दर्शा देते हैं, तो मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण यहाँ मध्य बिंदु तक ले जाएंगे और ये अपवर्तन के बाद ऐसे चली जाती है, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ से जा रही है। यही फोकस होता है। निश्चित रूप से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर का मध्य बिंदु होता है, ये फोकस होता है। तो यहाँ प्रतीत होता है, यहाँ वो चली जाती है। तो इसको कन्वर्जेंट कहते हैं, इसको डाइवर्जेंट कहते हैं। इसी आधार पर यहाँ प्रतीत होता है यहाँ आते हुए, और यहाँ पर एक्चुअली जाती है। तो ये कन्वर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट है। फाइनली अब हम ये देखते हैं कि लेंस के सामने वस्तु को अलग अलग पोजीशन पर रखते हैं तो कहाँ पर प्रतिबिंब होता है। तो पहला पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं कि यदि वस्तु बहुत दूर हो या वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस पहलू पर अभी बात करते हैं। और लेंस एक ही लेते हैं, ये अवतल लेंस का बहुत कम यूज है। एक ही लेंस लेते हैं हम, उत्तल लेंस लेते हैं और देखते हैं कि वस्तु अगर इनफाइनाइट पर हो, वस्तु बहुत दूर हो, तो उससे आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर इस तरह से आएंगी, और जो भी किरण इस समानांतर होगी वो ऐसे बिंदु से होकर के जाएगी जिसको फोकस कहते हैं। तो और भी आपतित किरणों को दर्शा देते हैं, लेकिन कहाँ से जाएंगी, तो सारी किरणें अपवर्तन के बाद फोकस से जाएंगी। और अगर आप अवतल लेंस भी ले लें और मुख्य अक्ष को ऐसे दर्शा दें और वस्तु यदि बहुत दूर है, अनंत पर है, तो कहा जा सकता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें आएंगी और ऐसे परावर्तित हो जाएंगी। ऐसा लगेगा कि एक बिंदु से जा रही है जो फोकस है। अब दूसरी किरण को ऐसे दर्शाते हैं तो ये भी ऐसे निकल जाएगी, अपवर्त ऐसा लगेगा कि यहाँ से जा रही है। तो जहाँ देखिए ये ऐसे चली गई, इसको हम इसके समानांतर दिखाएंगे और ऐसा लगेगा कि इस बिंदु से जा रही है। तो यदि वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब उत्तल लेंस में वास्तविक बनेगा, फोकस पर बनेगा। अवतल लेंस में भी फोकस पर बनता हुआ प्रतीत होगा। यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। ये डाइवर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट है, और इसलिए यहाँ पर बनेगा, यहाँ बनता हुआ प्रतीत होगा। ये काल्पनिक प्रतिबिंब है। तो वस्तु बहुत बड़ी हो, उसका प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा। और वस्तु को अब हम रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे और देखते हैं कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और लेंस हम लेते हैं उत्तल लेंस, तो वस्तुओं की स्थिति अलग अलग, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस पहलू पर अभी हम बात कर रहे हैं। हमने अब दूसरा पॉइंट ले लिया कि यदि वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हमने लेंस ले लिया उत्तल लेंस, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर अंदाज से ले लेते हैं। ये है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा, इधर C2 होगा, और वस्तु को हमने रख लिया है सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर, और इसका पोजीशन, इसका नामकरण कर देते हैं हम, ये भी नाम रख लेते हैं वस्तु को। तो एक मुख्य अक्ष के समानांतर किरण ऐसे आपतित होगी और परावर्तन के बाद फोकस से निकल जाएगी, और दूसरी किरण प्रकाश केंद्र से जाएगी, और जो किरण प्रकाश केंद्र से होकर के जाती है वो उसी दिशा में लौट आती है। तो ये गई और लौटी, और पहले वाली किरण से यहाँ पर काटी तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बना, उल्टा बना। इस प्रतिबिंब की दिशा को हम, या प्रतिबिंब को A', B' मान लें, तो अब प्रतिबिंब की प्रकृति पर विचार करें तो हम कह सकते हैं कि उल्टा प्रतिबिंब बना है और वास्तविक बना है, और वस्तु की साइज से थोड़ा सा छोटा है। तो फाइनली वस्तु की प्रकृति पर हम लोगों ने इस तरह से बातें की। अब यदि वस्तु को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो देखते हैं कि कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। अगला हम फिगर ऐसे ले लेते हैं, अब उत्तल लेंस ले लीजिए और
जल्दी से मुख अक्ष ले लिया और सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं कि ये है, तो यहाँ फोकस होगा, इतना ही दूर इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये फोकस होगा। और यहाँ पर सी वस्तु रख लिया, मुख अक्ष के समानांतर एक किरण को ऐसे ले लिया और परावर्तन के बाद वस्तु ऐसी किरण जाएगी और दूसरी किरण जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये दोनों जहाँ काटती हैं वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ये C1 है तो ये C2 है और CA डैश कह लेते हैं। तो आप आइए वो इमेज की प्रकृति पर ध्यान दें। इमेज ये है, C2A डैश इमेज है। तो वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब दूसरी ओर बनेगा और वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और साइज में बराबर बनेगा। तो फाइनली हमने इस पॉइंट को डिस्कस कर लिया। अब हम वस्तु को फोकस पर रखेंगे और देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए, इसका प्रतिबिंब हम ले रहे हैं और पॉइंट हो गया कि उत्तल लेंस है और इसका जो फोकस है यहाँ पर वस्तु को रख दिया, तो इससे किरण ऐसे जाएगी और जो ऐसे जाएगी वो मुख अक्ष के समानांतर ऐसे हो जाएगी। दूसरी किरण को ऐसे दिखा लेते हैं और परावर्तन के बाद ये मुख अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो यदि वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब, ये समानांतर किरणें हो रही है मुख अक्ष के, तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। इस प्रकार जब वस्तु को फोकस पर रखा जाएगा तो आप याद रखिए कि उसका प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक होगा, साइज में बहुत बड़ा होगा, बहुत दूर अनंत पर बनेगा। अब हम ले लेते हैं एक फाइनल पोजीशन, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में वस्तु को रखें और देखते हैं कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। लेंस हमारा उत्तल ही रहेगा। उत्तल लेंस के लिए बहुत ढेर सारी बातें सीखनी है और जाननी है। अभी हम इसलिए जल्दी जल्दी वस्तु के पोजीशन और उसके प्रतिबिंब की प्रकृति पर थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। तो हमने एक वस्तु मुख अक्ष ले लिया ऐसे और मान लिया कि फोकस यहाँ है और ये ऑप्टिकल सेंटर है, P ले लेते हैं और यहाँ वस्तु को लिख करके इसका नाम देते हैं AB। तो एक किरण ऐसे जाएगी, आपतित होगी और अपवर्तन के बाद ये फोकस से चली जाएगी और दूसरी किरण को हम दिखाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे नहीं, तो बैक साइड में बढ़ाते हैं। बैक साइड में बढ़ाने पर यहाँ पर मिल रहा है तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। अब हम इसकी स्थिति को A डैश B डैश कह लें तो एक कंडीशन जो नोट करने वाला पॉइंट हो गया कि यदि वस्तु को प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब उसी ओर और काल्पनिक, यहाँ पर वाकई रेखाएं काट नहीं रही हैं बल्कि काटती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनेगा, इरेक्ट होगा, साइज में बहुत बड़ा होगा। तो फाइनली ऐसे ही लेंस को सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। इसके लिए मैग्निफिकेशन मतलब आवर्धन क्षमता का मान लिखा जाता है कि 1+D/F, जहाँ पर F फोकल लेंथ का मान है और D कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस। ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है जिसका मान देखा गया 25 सेंटीमीटर है। नॉर्मल आई, किसी भी नॉर्मल आई के लिए, किसी भी ऐसी आंख जो तंदुरुस्त हो, कोई खराबी ना हो, कोई डिफेक्ट आंख में ना आया हो, उसके लिए आंख से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर वस्तु को रखा जाए तो उसका साफ प्रतिबिंब दिखता है। इसलिए 25 सेंटीमीटर की दूरी को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी कहा जाता है। और इस लेंस को सिंपल माइक्रोस्कोप को कहा जाता है, जिसका मैग्निफिकेशन के लिए ये रिलेशन है और अक्सर ये पूछा जा सकता है। इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि वस्तु को कहाँ रखा गया, तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। और ये लेंस वॉच मेकर लोग, ऐसे लोग जो घड़ियाँ बनाते हैं, वो आँख में लगा करके ऐसे लेंस को और घड़ी के पास पुर्जे को देखते हैं, उनका प्रतिबिंब
उसी तरह बनता है, छोटे पार्ट्स का प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है और इसलिए उसमें खराबी पता लग जाती है। इसका कई जगह प्रयोग होता है, तो फाइनली वॉच मेकर करते हैं और लोग भी करते हैं। लेकिन फिलहाल हम अभी एक दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। अब उत्तल लेंस में या अवतल लेंस के लिए अभी हम पावर की बात करने से पहले डिस्टेंस में साइन का प्रयोग कैसे किया जाता है, जैसे कि इसके लिए मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला क्या है, तो किसी भी लेंस के लिए फार्मूला है 1/v माइनस 1/u बराबर होता है 1/f, जहाँ पर u वस्तु की दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है और f है फोकल लेंथ। तो साइन कन्वेंशन क्या है, तो सारी दूरियों को कोई भी हम एक लेंस बना लेते हैं और अवतल उत्तल लेंस ही बना लेते हैं। वस्तु को यहाँ अगर रख दिया तो ऐसी किरण आपतित होगी और परावर्तन के बाद फोकस से जाएगी, दूसरी किरण को हम दिखाएंगे ऑप्टिकल सेंटर से और वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बन गया। तो ऑप्टिकल सेंटर को अगर P हम मान लें तो साइन कन्वेंशन ये है कि सारी दूरियों को ऑप्टिकल सेंटर प्रकाश केंद्र से नापा जाता है और आपतित किरण की दिशा के विपरीत दिशा में नापी गई दूरी का चिन्ह माइनस लिया जाता है और आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी को प्लस चिन्ह दिया जाता है। तो यदि उत्तल लेंस हो और u यहाँ है, ये दूरी u है यहाँ से यहाँ तक, तो इस u को माइनस लिया जाएगा, क्योंकि आपतित किरण ऐसे है और यहाँ से दूरी नापेंगे तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापेंगे तो u का मान माइनस होगा। और अब फोकस ये है तो फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई। तो इस दूरी को नापना हो तो आपतित किरण की दिशा में इधर जाएंगे, मतलब अगर उत्तल लेंस है तो ये प्लस हो गया और u माइनस हो गया। अब u का चिन्ह माइनस होगा और v अगर यहाँ बना है तो v का भी चिन्ह u माइनस हो गया, f प्लस हो गया और v का भी साइन प्लस आएगा। और v का साइन अगर प्लस आता है तो हम कह सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब बना है और लेंस के उस पार बना है। अगर v का चिन्ह माइनस आ जाए, इसका अर्थ है कि v मतलब प्रतिबिंब इधर ही बना है। इस आधार पर हम बता सकते हैं, न्यूमेरिकल बनाएंगे और न्यूमेरिकल के लिए ये लेंस फार्मूला है। इस फार्मूला पर हम कैलकुलेशन करके और देखेंगे कि किसका कैसा साइन है, उसी साइन के आधार पर उसकी प्रकृति पर हम टिप्पणी कर सकते हैं। अब इसके लिए किसी भी लेंस के लिए एक टर्म आता है मैग्निफिकेशन या आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता के लिए m लिखा जाता है और इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है कि ये है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को आवर्धन क्षमता कहते हैं। फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद ये रिलेशन ऐसे भी आता है कि v/u। तो इस आधार पर इसका यूज भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने में लिया जाता है। और अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है किसी भी लेंस के लिए पावर शक्ति। ये पावर को P से लिखा जाता है और पावर के बारे में मैं बात करना चाहूँगा कि अब हमने देख लिया कि लेंस अलग अलग होगा। जैसे उत्तल लेंस है तो इसका f प्लस होगा, लेकिन यही अगर हम अवतल लेंस ऐसे ले लें और वस्तु को इधर रख दें तो इसका फोकस ऐसे किरण जाएगी और अपवर्तन के बाद ऐसे चली जाएगी और ऐसे यहाँ f से जाती हुई प्रतीत होगी। तो अगर लेंस अवतल है तो प्रकाश केंद्र से इधर दूरी नापी जाएगी, मतलब यहाँ पर f माइनस होगा, u माइनस होगा और v की स्थिति u भी माइनस होगा और इसकी v भी यही बनेगा, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, मतलब v का भी मान माइनस होगा। तो इस चिन्ह के आधार पर हम बता सकते हैं कि लेंस कैसा है। पावर को डिफाइन किया जाता है किसी भी लेंस के लिए। पावर कहते हैं फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल को, व्युत्क्रम को। किसी भी लेंस के लिए पावर फोकल लेंथ का व्युत्क्रम है जब फोकल लेंथ को मीटर में रखा जाए। जैसे उदाहरण के लिए, और इसकी यूनिट लिखी जाती है डायऑप्टर। तो अगर इस पर एक न्यूमेरिकल हम ऐसे डिस्कस कर सकते हैं, वो कि यदि किसी
लेंस का फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर हो, तो सबसे पहले इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि जब ये मीटर होगा तभी पावर डायोप्टर होगा। तो 100 से हम इसको भाग देते हैं, तब जा करके ये मीटर हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा 1/4 मीटर। तो अब F का मान प्लस है कि माइनस है? अगर प्लस है तो इसका अर्थ है कि लेंस उत्तल है। अगर इसका चिन्ह माइनस है, इसका अर्थ हुआ कि लेंस अवतल है। तो साइन यहाँ पर अगर प्लस ले लेते हैं, F का मान 1/4 ले लेते हैं, तो इसका पावर हो जाएगा 1/f बराबर 1/1/4 या 4 डाईऑप्टर, जिसको D से लिखते हैं। अगर यही लेंस अवतल होता तो 1/-1/4 फोकस का मान हो जाता, तो ये -4 हो जाता, 4 डाईऑप्टर। तब पावर के साइन के आधार पर हम कह सकते हैं कि लेंस कौन सा है। यदि पावर प्लस है तो उत्तल लेंस है, और यदि पावर का वैल्यू माइनस साइन है तो हम कहेंगे कि वह अवतल लेंस है।